फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 13। फिजिकल केमिस्ट्री में सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 13। फिजिकल केमिस्ट्री में सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 13 का आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री में सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 13 में हम लोग पिछले क्लास पढ़े थे कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। फ्रीजिंग पॉइंट हम लोग कहते हैं किसको, और टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। हालांकि पिछले क्लास तक हम लोग से पढ़ा था फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, किसे कहते हैं, टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट आज पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग एक डिसाइड करते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आइए दिखाते हैं आपको। सबसे पहला हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ, यानी पहला पॉइंट मेरा है इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। देखिए ये मेरा पहला हेडिंग है। मेरा पहला हेडिंग है इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 13 आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये हमें पढ़ना है कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या होता है। इसके बारे में हम लोग जान चुके हैं कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मतलब होता है वैसा सॉल्यूट जो सॉल्वेंट में कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होगा, उसको हम लोग कहेंगे क्या, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो जैसे आप मान लीजिए कि आपने क्या किया कि यह एक कंटेनर लिया। इस कंटेनर में हमने H2O लिया जो प्योर लिक्विड के फॉर्म में, यानी प्योर वाटर जिसको आप ले सकते हैं, लिख सकते हैं प्योर वाटर। अब ये तो प्योर वाटर है H2O, तो ये किससे बना है, फ्रीजिंग, इसका फ्रीजिंग पॉइंट जो होगा, यानी इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो 0 डिग्री सेल्सियस और कितना 273 केल्विन। मतलब इसका T फ्रीजिंग पॉइंट पर, T मतलब टेम्परेचर, फ्रीजिंग पॉइंट पर कितना डिग्री सेल्सियस है, 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन पर कोई भी जो सॉल्वेंट होगा वो जमना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब फ्रीज होना स्टार्ट होगा। तो ये जो H2O है ये फ्रीज होगा। तो फ्रीज होने के बाद ये किस में बनेगा, सॉलिड अवस्था में। ये सॉलिड अवस्था में बनेगा। ये सारे सॉलिड हैं, ये सारे सॉलिड हैं। तो आप देखते हैं कि वाटर में जो आइस है, यानी सॉलिड जो है वो क्या करता है, फ्लैट करता है। ये क्या करता है, सॉलिड जो है यानी आइस क्या करेगा, फ्लोट करेगा, यानी तैरेगा उसके ऊपर। किसके ऊपर, वाटर के ऊपर। क्योंकि वाटर का डेंसिटी आइस के डेंसिटी से ज्यादा होता है। इसके कारण क्या होता है, आइस जो है वाटर के ऊपर फ्लैट कर रहा है, तैरते रहता है उसके ऊपर, है ना। तो यहां देखिए क्या करेंगे। सबसे पहला हमने लिखा टेम्परेचर, फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन। इसका मतलब क्या है कि जो मेरा प्योर सॉल्वेंट था वो क्या हो गया, सॉलिड अवस्था में चला गया, सॉलिड स्टेट में चला गया। तो जब सॉलिड स्टेट में गया तो इसमें दो तरीके का कन्वर्जन होगा। एक कन्वर्जन लिक्विड से सॉलिड, दूसरा कन्वर्जन सॉलिड से लिक्विड। तो अगर लिक्विड से सॉलिड और सॉलिड से लिक्विड बनेगा, इसका मतलब है कि यह एक पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को शो करेगा। तो जहां कहीं पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को शो करेगा तो सॉलिड से लिक्विड जो कन्वर्जन होगा वो सॉलिड से लिक्विड कन्वर्जन का आपका फ्रीजिंग पॉइंट का वैल्यू
डिक्रीज नहीं करेगा, उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। कब? जब पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम होगा तब। जैसे ही लिक्विड से सॉलिड जाएगा तब उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। फ्रीजिंग पॉइंट क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। रेट ऑफ कन्वर्जन जो होगा वह डिक्रीज करेगा। अब आपके सामने आया रेट ऑफ कन्वर्जन, तो आपको पता होगा कि रेट ऑफ कन्वर्जन हम किसको कहते हैं? आपको पढ़ाए थे कि किसी भी टेम्परेचर पर जो सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड का जो प्रोसेस होता है उसमें एक रेट टर्म को हम लोग इन्वॉल्व करते हैं। रेट ए बताता है कि दो स्टेट का कन्वर्जन हो रहा है, एक लिक्विड स्टेट से कहां जा रहा है? सॉलिड स्टेट में, या सॉलिड स्टेट से कहां आ रहा है? लिक्विड स्टेट में। तो ये एक रेट को बताएगा, मतलब इस प्रोसेस का रेट होगा, जो रेट को हम लोग कन्वर्जन के नाम से जानते हैं, यानी रेट ऑफ कन्वर्जन। तो किसी भी प्रोसेस में, जैसे मान लीजिए कि हम लिक्विड से सॉलिड ले जा रहे हैं, तो अगर हम लिक्विड से सॉलिड ले जाएंगे तो मेरा रेट यानी आर का वैल्यू डिक्रीज करेगा। आर का वैल्यू क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। जैसे ही देखिए कहां जा रहा है? यहां जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ होगा कि इसमें जो लिक्विड से सॉलिड गया, इसका मतलब टेम्परेचर क्या हो रहा होगा? फ्रीजिंग पॉइंट हो रहा होगा, टेम्परेचर लॉस कर रहा होगा, टेम्परेचर घट रहा होगा। जब टेम्परेचर घटेगा तो ऑब्वियसली बात है कि उस रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। रिएक्शन का रेट ऑफ कन्वर्जन क्या हो जाएगा? धीरे धीरे होगा। आप देखिए सिंपल सा लॉजिक है। आप जैसे ही पानी से आइस बनाते हैं तो ऐसा तो नहीं होता है कि आप फ्रिज में डालें और पानी को आप फ्रिज में डालें और डालते ही वो सॉलिड आपको बन जाता है, ऐसा तो नहीं होता है। आप देखते हैं कि आपका लिक्विड मॉलिक्यूल धीरे धीरे फ्रीज हो रहा है, किसमें? सॉलिड में। तो लिक्विड से सॉलिड जाने का जो कन्वर्जन का प्रोसेस है उसमें जो रेट हो रहा है कन्वर्जन का, वो क्या कर रहा है? धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि दो स्टेट का कन्वर्जन बिलो टेम्परेचर पर रेट क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। लेकिन जैसे ही हम इसको सॉलिड से कहां ले जा रहे हैं? लिक्विड। तो सॉलिड से जब लिक्विड ले जा रहे हैं, इसका मतलब P का वैल्यू क्या हुआ होगा? मेल्टिंग पॉइंट, यानी अमाउंट ऑफ हीट इसमें गेन किया होगा। तो जितना हीट दीजिएगा उतना उसका जो प्रोसेस होगा इक्विलिब्रियम सिस्टम पर वो क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। जब प्रोसेस इंक्रीज करेगा मतलब सॉलिड से लिक्विड जाएगा, तो इस सॉलिड ऑफ लिक्विड का टेम्परेचर को घटने से इसका रेट ऑफ कन्वर्जन जो होगा वो भी डिक्रीज होगा, यानी इसका भी रेट क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। कब? ड्यू टू टेम्परेचर एट मतलब सॉलिड से भी लिक्विड जाएगा तभी रेट डिक्रीज करेगा, लेकिन इसमें जरूरी क्या है? टेम्परेचर को घटना। टेम्परेचर जहां घटेगा वहां क्या होगा? डिक्रीज करेगा। और ये सारे इफेक्ट किसका होंगे? इसका। इसमें जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हम डालेंगे, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो डालेंगे, वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने के बाद मेरा जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन होगा वो डिक्रीज करेगा। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या करेगा? डिक्रीज कर जाएगा। देखिए कैसे डिक्रीज करेगा, हम आपको दिखाते हैं। फिलहाल इसको आप जल्दी लिखिए, इसको आप ग्राफ दिखाएंगे। हम जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डालते हैं तो मेरा लिक्विड से सॉलिड जाएगा तो उसका रेट क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। और जैसे ही सॉलिड से
लेकिन वो रेट किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ड्यू टू टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर घटने के कारण मेरा घट क्या रहा है? रेट घट रहा है। यानी जहां टेम्परेचर डिक्रीज करेगा वहां रेट भी क्या करेगा? आपका डिक्रीज करेगा। तो जल्दी लिखिए आप इसको। चलिए देखिएगा, आप इसका ग्राफ आपको सिखाने वाले हैं। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का इफेक्ट क्या होता है, इसके बारे में हम लोग अब बात करेंगे। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जहां ऐड करेंगे तो मेरा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वह डिक्रीज करेगा और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट का वैल्यू क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले ग्राफ दिखाते हैं आपको, वो जो हम लिखे हैं उसके बाद का ग्राफ मेरा ये है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। देखिए सबसे पहला क्या होगा, यहां वेपर प्रेशर इंक्रीज करेगा तो किससे भी, और यहां पे आपका टेम्परेचर, एक्स एक्सिस में टेम्परेचर और वाई एक्सिस में वेपर प्रेशर। जैसे जैसे हम प्योर लिक्विड यानी सॉलिड स्टेट को लिक्विड स्टेट में ले जाएंगे, फ्रीजिंग पॉइंट है, तो मेरा आइस यानी सॉलिड कन्वर्ट किसमें होगा? टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाएंगे मेरा आइस लिक्विड स्टेट में जाएगा और लिक्विड स्टेट में जाने के बाद हमारा जैसे ही लिक्विड में जाना स्टार्ट हो गया, मतलब सॉलिड से लिक्विड में जाना स्टार्ट हो गया, तो जिस पॉइंट से उसका कन्वर्जन स्टार्ट हो गया उस पॉइंट से हम एक पॉइंट निकालेंगे जो पॉइंट हमारा कहलाएगा टी। T का मतलब टेम्परेचर, F का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, और उसमें नॉट लगा देते हैं क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉलिड होता है। वही सॉलिड यानी आइस कन्वर्ट किसमें होता है? लिक्विड स्टेट में, इसलिए हमने इसको माना T नॉट F। तो T नॉट F क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ क्या है? प्योर सॉल्वेंट है। चलिए बात करते हैं। अब आगे आइए, जैसे ही आपने देखा था यहाँ पे कंटेनर जो हम बनाए थे, इस कंटेनर में जो हमने H2O लिया था उसमें हम क्या डाल रहे थे? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। जैसे ही हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालेंगे इस सॉल्वेंट में तो मेरा क्या होगा कि इसमें एक सॉल्यूशन का निर्माण होगा, यानी सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलेगा तो एक सॉल्यूशन का निर्माण होगा। जो सॉल्यूशन का निर्माण होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे? उस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट निकालेंगे। तो आपको पता है कि जैसे ही हम नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट में डालते हैं तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा। सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? डिक्रीज करेगा। प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा, लेकिन
फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ आपका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। जैसा कि आप जानते थे कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डालने से आपका वेपर प्रेशर क्या करता है, डिक्रीज करता है। सेम है उसी तरीके से नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जब हम डालेंगे तो मेरा प्योर सॉल्यूशन का मतलब जो सॉल्यूशन बनेगा उस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट का वैल्यू क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। देखिए तो यहां से हमने आइस को कन्वर्ट किया सॉलिड से लिक्विड तक, तो मेरा जहां से लिक्विड बनना स्टार्ट हो गया था आइस, उसका फ्रीजिंग पॉइंट यहां है, सबसे ज्यादा है, और यहां से T0F निकाला। जैसे वह T0F यानी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, हमने क्या किया कि सॉल्वेंट में डाला किसको, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को। जैसे ही नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालेंगे तो एक सॉल्यूशन बनेगा जिस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट का वैल्यू डिक्रीज करेगा। तो इस वाले ग्राफ पर ही हमारा फ्रीजिंग पॉइंट यहां मिलेगा, कहीं भी मिलेगा, हम मान ले रहे हैं वहां पे मेरा मिला, यानी इससे कम T0F से क्या होगा, कम होगा। तो ये हो गया मेरा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ यानी TF यानी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। TF से उसको हम लोग डिनोट किए, इसको हम लिखेंगे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और ये मेरा क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। हमने क्या किया कि अब देखिए फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन के बीच के डिफरेंस को, इस दोनों के बीच के डिफरेंस को हम कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी इस दोनों के बीच जो डिफरेंस आया उस डिफरेंस को हम कहेंगे डेल्टा TF। हम क्या कहेंगे, डेल्टा TF, यानी कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब आपने क्या किया कि इसमें टेंपरेचर बढ़ा रहा है, तो टेंपरेचर बढ़ाइएगा तो आपका कन्वर्जन हो रहा है, क्या कन्वर्जन है, लिक्विड इनटू सॉलिड, यानी इस पे टेंपरेचर क्या हो रहा होगा, आपका फ्रीजिंग पॉइंट हो रहा होगा, और जैसे ही सॉलिड से आप लिक्विड जा रहे होंगे तो इसमें टेंपरेचर क्या हो रहा होगा, मेल्टिंग पॉइंट हो रहा होगा, यानी ये मेल्टिंग पॉइंट कह रहा है और ये क्या कह रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट का टेंपरेचर, यानी हीट ऑफ क्या कहलाएगा, यह सॉलिडिफिकेशन, और हीट ऑफ क्या कहलाएगा, ए फ्यूजन, सॉलिड से लिक्विड बनना, तो हीट ऑफ फ्यूजन प्रोसेस होगा। तो अब देखिए, अब हम क्या करें, टेंपरेचर बढ़ा रहे हैं तो मेरा आइस किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में, तो लिक्विड में कन्वर्ट होने के बाद वह लिक्विड जब हम टेंपरेचर बढ़ाते रहेंगे तो कहां कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में। जब वेपर में कन्वर्ट होगा तो वो जो लिक्विड का वेपर होगा वह लिक्विड वेपर एक एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होगा, यही है मेरा एक्सटर्नल प्रेशर। कब, जब हम आइस को हीट करेंगे तो सॉलिड बने, सॉलिड से लिक्विड बनेगा, फिर हम टेंपरेचर देते जा रहे हैं कंटिन्यू, तब वह टेंपरेचर कहां कन्वर्ट होगा, वेपर में, और वेपर में कन्वर्ट होगा तो किसके बराबर होगा, एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर, यानी EP के बराबर। तो आइए क्या करते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं, देखिए किसके बराबर होगा यार, तो हम यहां से एक प्योर लिक्विड का जो हीट करेंगे तो किसके बराबर, एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर, वेपर प्रेशर, तो इसको हम एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर कर रहे हैं। ये भी सॉल्यूशन का है, इसको भी बराबर होगा एक्सटर्नल प्रेशर का, कब, क्योंकि टेंपरेचर दोनों के लिए दे रहा है, इसके कारण। अब क्या करेंगे हम लोग, अब कुछ नहीं करेंगे, बस जहां एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हुआ है वहां से एक लाइन खींचिए और वो हमें देगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्यूशन। यहां देखिए, तो ये किसका फ्रीजिंग पॉइंट था, प्योर सॉल्वेंट का यानी प्योर लिक्विड का,
तो इसको जब हीट किए आप तो कहां चल गया, एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर। तो ये जो एक्सटर्नल प्रेशर आपको मिला, एक एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर जैसे ही होगा उससे एक लाइन लाइएगा तो वह बॉइलिंग पॉइंट के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि लिक्विड को हीट किया तो बॉयल हो गया, बॉयल होने के बाद वेपर बना और वेपर जाकर के उसका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन को टेंपरेचर वाले पॉइंट पर क्या करना है, इंडिकेट करना है। तो ये क्या हो जाएगा, टी नॉट बॉइलिंग पॉइंट हो रहा है इसलिए यहां बी होगा। अगर फ्रीजिंग होता तो एफ होता, यहां बॉइलिंग हो रहा है तो लिखेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये क्या कहलाएगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। आगे बढ़िए, देखो तो ये सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है, आपने इसमें हीट देता रहा तो वेपर प्रेशर बराबर हो गया एक्सटर्नल प्रेशर का, वहां से फिर एक लाइन खींचिए आप। एक आया टी टेम्परेचर, किसका है बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्यूशन का नाम, तो यहां लिखेंगे टी और बी, सिर्फ टी। टी क्या है टेम्परेचर, बी क्या है बॉइलिंग पॉइंट। ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तुम याद करो तो जी, हम लोग पढ़े थे कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्यूशन, या सॉल्यूशन प्योर भी लिख सकते हैं या सिर्फ सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं, सॉल्यूशन इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आप याद करो पिछले क्लास पढ़ाए हैं, तो देखिए लिख सकते हैं, यानी डेल्टा टी बी क्या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो आप जानते थे एच बी नॉट एट, क्या जानते हैं, डेल्टा टीबी इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट, फाइनल माइनस इनिशियल, टीबी माइनस टीबी नॉट। याद होगा सबको, चलिए लिख दिया हमने टीबी माइनस टीबी नॉट। अब यहां देखिए, इसके लिए डेल्टा टीएफ के लिए हमको फॉर्मूला डिसाइड करना है, तो क्या लिख सकते हैं हम, डेल्टा टीएफ इक्वल टू मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल, जस्ट उल्टा। तो क्या लिखेंगे, टी एफ नॉट माइनस टी एफ। तो यही मेरा फॉर्मूला क्या होगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे ही किसी भी सॉल्वेंट में, प्योर लिक्विड में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डालेंगे तो डालने के बाद मेरा फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, सॉल्यूशन का डिक्रीज करेगा। तो आपने देखा कि प्योर सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट था वो ये था, और जैसे ही नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाले तो डालने के बाद वो सॉल्यूशन बना जिस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से कम होगा। तो देखिए आपने हम किया, तो डिफरेंस जैसे ही होगा, यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जब हम निकालेंगे तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिफरेंस ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड डेल्टा टीएफ, जिसको बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और क्या होगा, जैसे जैसे हम हीट करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो ऑब्वियसली बात है कि आइस लिक्विड जाएगा और लिक्विड से वो सीधा वेपर जाएगा, तो वेपर जाएगा तो एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होगा। तो हमने क्या किया कि लिक्विड का एक्सटर्नल प्रेशर यानी वेपर प्रेशर के बराबर कर दिया एक्सटर्नल प्रेशर। यहां पे देखिए आ गया पॉइंट पे, लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होगा, तब वहां से बॉइलिंग पॉइंट हम लोग निकालेंगे, क्योंकि वेपोराइज हो रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो यहां भी आपका बॉइलिंग पॉइंट आप निकालेंगे, किसका, यहां फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का था, टेम्परेचर बढ़ाए तो वही बॉयल होकर के बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन का ला गया। यहां प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट था, उसको आप टेम्परेचर बढ़ा दिए तो वो कहां चला गया, आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट में। तो इस दोनों के बीच के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, डेल्टा टी और डेल्टा टीवी। तो आपका पढ़ाई थे पिछले क्लास कि डेल्टा टीवी इक्वल टू टीवी माइनस टीवी नॉट, और डेल्टा टीएफ इक्वल टू आज हम पढ़ाए आपको टीएफ नॉट माइनस टीएफ।
आप इसको जल्दी लिखिए इस ग्राफ को, फिर हम बात करेंगे। जल्दी लिखिए इसको आप लोग। क्या नहीं आ रहा है? साफ नहीं आ रहा है सर। साफ नहीं दिख रहा है। जहां नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालिएगा तो फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा सॉल्यूशन का, और आप जैसे ही नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालिएगा तो वेपर प्रेशर में सॉल्वेंट का क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। याद रखना इस बात को। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट में इतना ताकत है कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन को घटा देता है और वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट को भी क्या कर देता है? घटा देता है। प्योर सॉल्वेंट बोले तो सॉल्यूट मिलाइएगा तो भी सॉल्यूशन बनेगा, यानी उसको भी आप कह सकते हैं सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर भी क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। चलिए इसको जल्दी लिखिए, फिर हम बात करते हैं। तो हम इसके बारे में कुछ पॉइंट दिखाएंगे, उसके बाद डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आपको पढ़ाएंगे। चलिए तो हम इसको मिटाते हैं। चलिए तो अब हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, हम कुछ लिखवाते हैं आपको पॉइंट, आप लोग देखिएगा। कहता है when non-volatile solid is dissolved in pure solvent या liquid, then the rate of conversion of liquid into solid and solid into liquid
decreases, but the rate of conversion of solid into liquid do not change to regain position of equilibrium। समझिएगा यहां सॉलिड से लिक्विड का रेट डिक्रीज नहीं करेगा, कोई मतलब वो चेंज नहीं करेगा। क्यों चेंज नहीं करेगा? क्योंकि वो रिगेन हो जाता है उसी स्टेट में जहां पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम देता है, यानी उसका रेट ऑफ कन्वर्जन जो होगा सॉलिड इनटू लिक्विड का, वो कभी भी आपका रेट डिक्रीज करेगा, लेकिन रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड डिक्रीज आपका नहीं करेगा। अब देखिए यहां लिखे हम रेट, दो जगह लिखा है क्या, देन द रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड डिक्रीजेज। यहां उल्टा हो गया है, यहां डिक्रीजेज कर दीजिए, decreases and solid into liquid then the rate of conversion of liquid into solid decreases but the इसको पूरे से वो लिख रहे हैं, बट द रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड डू नॉट चेंज टू रीगेन पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। क्या है इसका है कि वो रीगेन करता है किसमें, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में। द रेट ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड डिक्रीजेज by decreasing temperature। आपका सॉलिड इनटू लिक्विड डिक्रीज होगा तब जब आपका किसके द्वारा डिक्रीज होगा, टेम्परेचर के द्वारा, यानी टेम्परेचर भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। दैट इज सॉल्यूशन फ्रीज एट lower temperature। सॉल्यूशन फ्रीज किस पे करेगा आपका, लोअर टेम्परेचर। इस चीज को एक बार समझिए, एक चीज दो बार लिखा गया था इसलिए काट के लिखना पड़ा हमें। when non volatile solute is dissolved in pure solvent pure liquid then the rate of conversion of liquid into solid decreases। मतलब पता है कि जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा तब आपका रेट ऑफ कन्वर्जन जो होगा किसका, लिक्विड इनटू सॉलिड का, वो डिक्रीज करेगा। लेकिन रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड वो चेंज नहीं करेगा, वो चेंज नहीं करेगा। बट रेट ऑफ जो कन्वर्जन होगा वो आपका सॉलिड इनटू लिक्विड का वो चेंज नहीं करेगा, क्योंकि वो रीगेन कहां हो जाता है, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। फिर कहता है कि रेट ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड डिक्रीज करेगा, वो घटेगा बाय डिक्रीजिंग
फिर कहता है दैट इज सॉल्यूशन फ्रीज एट लोअर टेम्परेचर। सॉल्यूशन फ्रीज किस पे होगा? लोअर टेम्परेचर। जल्दी इसको लिखिए, फिर हम आगे बात करेंगे। अब देखिए इसके बाद जो हम लोग बात करते हैं 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। पहले हमने आपको बॉइलिंग पॉइंट पढ़ाया, उसके बाद पढ़ा आपको इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो आपने देखा कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जैसे ही डालेंगे तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो होगा वो डिक्रीज कर जाएगा। वेपर प्रेशर भी डिक्रीज करता था सॉल्यूशन का। सेम है, उसी तरीके से हम लोग अब डिफाइन करने जा रहे हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसको हम लोग डेल्टा टीएफ से डिनोट करते हैं। डेल्टा टीएफ, डेल्टा इसलिए लगता है जहां फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर के साथ स्मॉल चेंजिंग का टर्म आ रहा हो, यानी स्मॉल चेंजिंग जहां कहीं होगा वहां हम डेल्टा का प्रयोग करेंगे। तो आइए बात करते हैं, सबसे पहला क्या करेंगे? कहता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एफ पे लिखेंगे, बड़ा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, यानी इसको हम लिख सकते हैं टीएफ नॉट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, इसको हम लिख सकते हैं टीएफ। और यहां हम लिख सकते हैं इसको डेल्टा टीएफ, यानी आप इसको लिख सकते हैं डेल्टा टीएफ इक्वल टू टीएफ नॉट माइनस टीएफ। यही मेरा मिल गया किसका? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो हम क्या लिखेंगे? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिफरेंस ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट या लिक्विड, प्योर लिक्विड एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन is called depression in freezing point। यानी इसको क्या लिख सकते हैं? depression in freezing point लिख सकते हैं। आप इसको जल्दी लिखिए, फिर बात करते हैं। इसके बाद हम आपको पढ़ाने वाले हैं रॉयल्स लॉ ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। रॉयल्स लॉ ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, चर्चा करेंगे आज। जल्दी लिखिए आप। सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है।
एडमिट कर दो ना। चलिए इसको लिखिए जल्दी, आप लिख लिए होंगे। अब देखिएगा इसके बाद क्या कहता है, तो देखिए आप लोग इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं रॉयल्स ऑफ डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। क्या होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बीबीआई 12 बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है रॉयल्स लॉ डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। रॉयल्स लॉ ऑफ डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट देखिए क्या है, बहुत आसान है। चलिए सबसे पहला लिखते क्या है, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। हम लोग रॉयल्स एक साइंटिस्ट का नाम, रॉयल्स किसका नाम है, साइंटिस्ट का। तो क्या करता है, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट is directly proportional to the molality of डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसका है, मोलालिटी का। तो आप क्या लिख सकते हैं, वो डेल्टा टी एफ डिप्रेशन मतलब फ्रीजिंग पॉइंट is directly proportional to molality स्मॉल n का। तो दोनों के बीच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल को हम हटाएंगे, तो हटा देंगे डेल्टा टीएफ इक्वल टू के कांस्टेंट एफ मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, के सिर्फ कांस्टेंट एफ लगा दिए तो एफ का मतलब हो गया मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। क्यों मोलर टर्म क्यों लगा, क्योंकि मोलालिटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। तो इसके कारण मोलालिटी का होने के कारण इसलिए हमने मोलर कह दिया इसको, केएफ को। तो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, क्योंकि के कांस्टेंट है। अब इसमें क्या लिखेंगे, मोलालिटी एम। तो यहां लिखेंगे हम where delta TF equal to DFP short form depression freezing point, KF equal to क्या, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या क्रिस्टोफिक कांस्टेंट। के क्या है, कांस्टेंट है। एफ क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट। और मोलर इसलिए लगा क्योंकि मोलालिटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मोलालिटी के प्रोपोर्शनलिटी के और डेल्टा टी के बीच को आप हटाना चाह रहे थे, इसलिए कांस्टेंट कर डाला। तो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट जिसको आप बोलते हैं क्रिस्टोफिक कांस्टेंट। के एम तो आप जान ही रहे कि मोलालिटी, तो आप इसको जल्दी लिखिए। फिर और हम इसमें कलाकारी करते हैं, क्या कलाकारी करते हैं, टी एफ इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू हम लोग क्या पढ़ के आए हैं, वो डेल्टा टी एफ इक्वल टू पढ़ के आए टी एफ नॉट माइनस टी एफ। तो इसके जगह बिठा दो टी एफ नॉट माइनस टी एफ इक्वल टू के एफ इक्वल इनटू मोल ऑफ सॉलिड
डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। यह एक नया फॉर्मूला हमने दिया आपको डेल्टा टीएफ के टर्म में। अब इसके बाद फिर और फॉर्मूला में कलाकारी करते हैं। आप जल्दी लिखिए इसको बाद। जल्दी लिखिएगा आप लोग। अब इसके आगे आइए फॉर्मूला में कलाकारी करते जा रहे हैं हम। आप लोग सब समझ गए होंगे। देखिए तो क्या लिख सकते हैं, TF नॉट माइनस TF इक्वल टू KF। A मोल ऑफ सॉल्यूट, तो मोल ऑफ सॉल्यूट को A बोलते थे, इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, यहां पे डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट के जी, तो A इनटू 1000 भागा M इनटू B। आप याद कीजिए पिछले क्लास में गए, A मॉलिक्यूलर वेट, B वेट ऑफ सॉल्वेंट, यहां से मोल निकल जाएगा, यहां से केजी वाला आपका वेट ऑफ सॉल्वेंट निकल जाएगा जो आपने लिखा था। डिवाइड करना था लेकिन आप उसको अधिक करिएगा तो उस टर्म में लिख सकते हैं आप। तो क्या होगा इसके बाद, अब आइए एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट चीज अभी होने वाला है। अगर हमको डेल्टा टीएफ का वैल्यू वाटर सॉल्वेंट के लिए निकालना होगा, मतलब टेम्परेचर एंड फ्रीजिंग पॉइंट फॉर वाटर सॉल्वेंट निकालना होगा, तब मेरा मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट का वैल्यू नेगेटिव हो जाए। पूछिए क्यों नेगेटिव होगा सर? कोई भी सॉल्वेंट पार्टिकल्स जब फ्रीज होता है तो उसके लिए टेम्परेचर क्या होगा, बिलो होगा, यानी उसका टेम्परेचर लो होना चाहिए, कम होना चाहिए, तभी ना वो फ्रीज करेगा जी प्योर सॉल्वेंट। तो उसके लिए मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट का वैल्यू नेगेटिव होगा। क्या होगा, यानी हम लिख सकते हैं इसको TF नॉट माइनस TF इक्वल टू फॉर वाटर सॉल्वेंट। वाटर सॉल्वेंट के लिए हमने लिखा है यहां पे TF नॉट माइनस TF इक्वल टू माइनस KF, मतलब मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट का वैल्यू नेगेटिव होगा, तब इसका जो वैल्यू होगा वो सॉल्यूशन जो वैल्यू होगा वो फ्रीज करेगा। सॉल्यूशन का वैल्यू क्या करेगा, फ्रीज करेगा। इसलिए KF का वैल्यू नेगेटिव इनटू A इनटू 1000 बाई M इनटू B। यानी हम इसी को लिख सकते हैं, वाटर सॉल्वेंट के लिए KF का वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इसलिए नेगेटिव होगा क्योंकि प्योर सॉल्वेंट जो फ्रीज करता है वो बिलो टेम्परेचर पर फ्रीज करता है, मतलब टेम्परेचर उसका लो होता है। तो आप इसको लिख सकते हैं, इस पूरे पोर्शन को डेल्टा TF इक्वल टू माइनस KF, और इस पूरे पोर्शन को आप स्मॉल m लिख सकते हैं। तो KF स्मॉल m, उसी को आपने लिख दिया। यानी KF का वैल्यू नेगेटिव होगा तब जब वाटर सॉल्वेंट होगा, तब यानी वाटर सॉल्वेंट के लिए KF का वैल्यू मतलब मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट का वैल्यू नेगेटिव होगा, क्रियोस्कोपिक कांस्टेंट का वैल्यू नेगेटिव होगा, लेकिन मोलारिटी मेरा इंक्रीज करेगा। यानी हम लिखते क्या है तो सुनिए, लिखते हैं एज द molality of solution decreases, as the molality of solution increases, freezing point of solution decreases।
मतलब सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होगा और सॉल्यूशन का मोलारिटी इंक्रीज होगा। एक किसके लिए? वाटर सॉल्वेंट के लिए। क्यों? आपके सामने देखिए, डेल्टा टी एफ इक्वल टू माइनस के, तो ए इंटू ए का हजार बाई बी इंटू ए एम इंटू बी, तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ मोलर डिफ्रेक्शन कांस्टेंट, ए निगेटिव हो गया। वाटर सॉल्वेंट के लिए तो मोलारिटी क्या होता है? रेशियो होता है वेट ऑफ सॉल्यूट का बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट का। तो देखिए, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना जी, इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, ये इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा यानी मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज करेगा और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज करेगा, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो किसका होगा? प्योर सॉल्वेंट का ना, वाटर के लिए ना, तो सॉल्वेंट के लिए आपका डिक्रीज कर गया केएफ का वैल्यू। जल्दी लिखिए, फिर बात करते हैं। इसको जल्दी लिखिए। अब हम बात करते हैं यूनिट का, यूनिट ऑफ केएफ। यूनिट ऑफ केएफ, केएफ का मतलब मोलर डिफ्रेक्शन कांस्टेंट, या इसी को बोल सकते हैं हम लोग क्रिस्टोपिक कांस्टेंट। चलिए बात करते हैं, डेल्टा पी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम, ये हम लोग जानते हैं। एच बी नॉट है। आइए, और क्या क्या जानते हैं यूनिट? टी टेम्परेचर का यूनिट के यानी केल्विन, मोलारिटी का यूनिट मोल पर केजी, इसका यूनिट तो हमें ज्ञात ही करना है, निकालना है। तो बेटा ये डेल्टा टी एफ का वैल्यू, तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू के हो गया, इक्वल टू के एफ हो गया, यहां हो गया आपका मोल पर केजी। अब के एफ को इधर ले आइए, तो के एफ इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप? के केजी पर मोल, केजी पर मोल को आप क्या लिख सकते हैं? मोलारिटी इनवर्स, यानी इस केजी पर मोल को मोलर इनवर्स लिख सकते हैं, या इसी को आप लिख सकते हैं स्मॉल इनवर्स। तो लिख सकते हैं आप के एफ इक्वल टू के मोलर इनवर्स, या इसी को आप लिख सकते हैं के एफ इक्वल टू के एम इनवर्स। देख लो, आया समझ में? चलिए जल्दी लिखिए। तो ये है मेरा यूनिट क्रिस्टोपिक कांस्टेंट और मोलर डिफ्रेक्शन कांस्टेंट। तो आप लिख सकते हैं के मोलर इनवर्स, क्योंकि मोल पर केजी को ऐसे है कि जी पर मोल, तो मोलर इनवर्स हो जाएगा, जो उल्टा हो जाएगा क्योंकि मोलारिटी का है इसके बाद। तो आप इसको जल्दी लिखिए, फिर हम आगे बात करेंगे। इसका वैल्यू कैलकुलेट करके आपको दिखा रहे हैं क्या होगा। 55 हो गए, 5 मिनट में खींचते हैं। बंद करो।